Good morning to all my dear student. Today we are going to discuss on a topic part of flower. मतलब आज हम पुष्प के भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं और इसका क्या काम होता है। तो आइए चलते हैं। देखिए, पुष्प को हम फूल कहते हैं। पुष्प यानी फूल, इंग्लिश में हम उसको फ्लावर कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी एक रूपांतरित सूट है। सूट, प्ररोह के मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार से रूपांतरित तना है। जैसे तने और जड़ के कुछ करैक्टर होते हैं। जैसे तने पर नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी यदि देखा जाए तो इसमें भी नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। जो थैलमस है, थैलमस पर यानी पुष्पासन पर नोड और इंटर नोड होते हैं। यानी पर्व संधि और संधि, पर्व संधि पर ही ये लगे हुए होते हैं। इसीलिए पुष्प को क्या कहा जाता है? रूपांतरित प्ररोह। जो पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है। ये क्या है? पौधों का लैंगिक जनन अंग है। यानी पुष्प पौधों का लैंगिक जनन अंग है, क्योंकि इसमें नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। नर भाग यानी पुमंग और मादा भाग यानी जयांग, ये दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुष्प क्या होता है? पौधे का लैंगिक जनन अंग। चलिए आइए हम देखते हैं एक फ्लावर के पार्ट को। फ्लावर के निम्नलिखित एक फूल के हम पुष्प के देख रहे हैं कि 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये है बाह्यदलपुंज, ये है दलपुंज, ये है पुमंग और ये जयांग। आप देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं इनके चारों भाग, जिसका नाम हम लिख चुके हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे पुष्पवृंत, पुष्पासन। पुष्पवृंत का एक सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, जिस पर फूल के यानी पुष्प के चारों क्रम लगे होते हैं। पुष्प का ये फूला हुआ ये पुष्पवृंत के फूला हुआ पार्ट है, जिसको हम पुष्पासन यानी थैलमस कहते हैं। पुष्पवृंत को पेडिसेल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पुष्पासन ये फूला हुआ भाग होता है, जिस पर पुष्प क्या होते हैं? पुष्प मतलब आसन लेते हैं, यानी इस पर लगे हुए होते हैं, बैठते हैं, समझिए कि। अब देखिए, इसके इस पर 4 क्रम लगे होते हैं बाहर से अंदर की ओर। पहला क्रम है बाह्यदलपुंज, उसके बाद होता है दलपुंज, उसके बाद पुमंग और उसके बाद जयांग। देखिए, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे डिटेल से। बाह्यदलपुंज क्या होता है? बाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि हरे रंग का होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो हरे रंग का होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो हरे रंग का होता है। इसका काम होता है कि पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। जैसे मानिए कि यह एक पुष्प है और यह एक पुष्प का कली अवस्था है। तो आप देख रहे हैं कि कली अवस्था में क्या कर रहा है? ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करेगा, कि इसको ढक कर रखेगा, किसी इंसेक्ट या किसी चीज से इसको अफेक्टेड नहीं करेगा, इसको बचाएगा। तो ये बचा रहा है पुष्प कली अवस्था में। ये हरा होता है। ये एपिकैलिक्स है, ये सभी पुष्पों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम तोड़कर निकाल दे रहे हैं। ये अपवाद रूप में जब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। ये एपिकैलिक्स था। ये पुष्प का क्या है? सबसे बाहरी भाग। अब आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है? एक खिला हुआ पुष्प में पुष्प का बाहरी भाग है, यानी बाह्यदलपुंज है, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के इस पूरे समूह को हम यानी बाह्यदलपुंज इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, जबकि इसके एक भाग को, ये जैसे एक भाग है, 2, 3, ये 4, एक तोड़ चुके हैं, 5, 5 भाग होते हैं। तो ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग इनकी संख्या होती है। जैसे बाह्यदलपुंज के इस ये बाह्यदलपुंज है, बाह्यदलपुंज के एक भाग को हम बाह्यदल कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेपल कहते हैं। जैसे
आप लोग देख ले रहे हैं इसमें, जैसे ये पूरा बाह्य दलपुंज है, और यदि इसके एक भाग की बात करें तो यह दलपुंज है, यानी इसको इंग्लिश के अंदर सेपल कहते हैं और पूरे भाग को कैलिक्स कहते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दलपुंज के बारे में समझते हैं। दलपुंज पुष्प के दूसरा क्रम होता है। जैसे यदि बाहर से देखें तो पहला क्रम बाह्यदलपुंज और दूसरा क्रम ये कौन, दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, और भी कोरोला का भी संख्या कई होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कनैल का फूल है, इसमें कोरोला ये है, ये पीला वाला जो ये भाग है ये कोरोला है, ये कोरोला है। और इसके एक भाग को हम दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। एक भाग को पेटल कहते हैं, ये है सेपल, एक को सेपल और इसके एक को पेटल कहेंगे। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। इसके देखो इसका रंग हरा होता है, इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण करना। जबकि ये भाग है, ये वाला जो जिसको हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं। इसका काम होता है कीटों को आकर्षित करना। आगे इसके बारे में डिटेल्स अभी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में। देखिए तो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में हम समझ लिए कि इसके एक भाग बाह्य दलपुंज के एक भाग को सेपल कहते हैं और दलपुंज के एक भाग को पेटल यानी दल कहते हैं। देखिए इन दोनों को हम सहायक अंग कहते हैं, क्योंकि यह प्रजनन करने में सहायता करते हैं, इसलिए इसको सहायक अंग कहते हैं। क्योंकि ये कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है और ये कीटों को आकर्षित करता है। अब देखिए हम इसके अन्य दो भाग के बारे में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं पुमंग और दूसरे को कहते हैं जयांग। पुमंग और जयांग के बारे में भी हम समझेंगे कि पुमंग क्या होता है, फिर जयांग क्या होता है। देखिए पुमंग पुष्प के तीसरे क्रम को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और पुमंग पुष्प के तीसरा क्रम है, और इसके एक भाग को जिस तरह उसमें था उसी तरह इसमें भी इसके एक भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। पुमंग को एंड्रोसियम और पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। आइए हम इसको अब देखते हैं कि ये आखिर कहाँ पाए जाते हैं। ये कनैल के फूल में भी पाए जाएंगे, और ये एक चाइनीज रोज है यानी चाइनीज गुलाब है, इसमें भी आप लोग को दिखला दे रहे हैं। देखिए ये जो है ये है पुमंग। इससे अच्छा हम आप लोग को दिखला रहे हैं कनैल में। इसको ऐसे कट करेंगे, जब ऐसे कट करेंगे तो देखेंगे ये ओवरी है और इसके जस्ट ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पुमंग है। ये दो तीन ऐसे ही देखिए इसमें देखने को मिल रहा है, ये पुमंग है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पुमंग कहते हैं। पूरे को पुमंग कहेंगे और एक को पुंकेसर कहेंगे, यानी इंग्लिश में स्टेमन कहेंगे। उसी तरह हम जयांग सबसे अंदर का भाग होता है और उसके एक भाग को स्त्रीकेसर यानी कार्पेल कहते हैं। फिर इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं जिसको पेस्टिल भी कहते हैं। ये दोनों सहायक अंग है, जबकि ये जनन अंग है, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। आइए हम पुष्प के अंग के बारे में समझते हैं कि पुष्प के हम समझ लिए कि पुष्प के दो मुख्य अंग होते हैं, पहला सहायक अंग और दूसरा जनन अंग, यानी बाह्यदलपुंज और दलपुंज ये दोनों सहायक अंग है। जबकि पुमंग और जयांग क्या है, जनन अंग है, सहायक अंग और जनन अंग। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं।
हाँ, चलिए, तो ये है बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज को कैलिक्स कहते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। बाह्यदलपुंज के एक भाग को हम सेपल कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बाह्यदलपुंज बाह्यदल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बाह्यदलपुंज की इकाई को बाह्यदल कहते हैं। यानी हम वही बात बता रहे हैं कि ये बाह्यदलपुंज बाह्यदल से मिलकर बने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस पूरे को बाह्यदलपुंज कहेंगे। और बाह्यदलपुंज किससे मिलकर बना है? बाह्यदल से। ये बाह्यदल है, 1 2 3 4 5 बाह्यदल से मिलकर बाह्यदलपुंज बन गया है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बाह्यदलपुंज के इकाई कहेंगे। बाह्यदलपुंज बाह्यदल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बाह्यदलपुंज के इकाई को बाह्यदल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह पुष्प के सबसे बाहरी भाग है। यह क्या है? पुष्प के सबसे बाहरी भाग। ये पुष्प, मानिए कि यह एक फ्लावर है। देखिए इसमें पुष्प बिंदु टूट गया है, ये पुष्प है। पुष्प के सबसे बाहरी भाग है कौन? बाह्यदलपुंज सबसे बाहरी भाग। यह पुष्प के सबसे बाहरी भाग है तथा इसका रंग हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये हरा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह पुष्प को कलिका अवस्था में ढक कर रखता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। ये जब कली अवस्था में पुष्प रहता है उस समय ये पुष्प को क्या करके रखता है? ढक कर रखता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कली अवस्था है, कली अवस्था में इसको ढक कर रख रहा है ताकि बाहरी वातावरण से इसका कोई हानि ना पहुंचे। ये कली अवस्था में ढक कर रखता है तथा सुरक्षा प्रदान कर। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। जैसे यह हरा होता है तो हम जानते हैं कि हरे चीजों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में यह भोजन बनाता है और फूल को भोजन बनाने का कार्य भी ये करता है। कौन? बाह्यदलपुंज। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं किसके बारे में? दलपुंज के बारे में। दलपुंज को हम अच्छा तरीके से देख सकते हैं। इसमें कनैल में ये जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग, यह क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। तो देखिए दलपुंज दल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दल से। यानी इसके एक भाग को हम दल कहेंगे, इसको हम दल कहेंगे, और ये इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? इस पूरे भाग को दलपुंज कहेंगे। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये देख रहे हैं कि यह पहला चक्र हो गया, यह दूसरा चक्र। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह सामान्यतः रंगीन होता है। यह सामान्यतः कैसा होता है? कौन? दूसरा चक्र जो होता है दलपुंज, यह सामान्यतः रंगीन होता है। रंगीन होता है। अलग अलग पौधों के पुष्पों में इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये चाइनीज रोज है, इसमें लाल है। ये कनैल है, इसमें पीला है। यानी अलग अलग पुष्पों में इसका रंग अलग अलग होता है। सामान्यतः दिन में खिलने वाले पुष्प रंग बिरंग के होते हैं तथा कम सुगंधित होते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो दिन में पुष्प खिलते हैं इसके जो कलर है रंग बिरंग के होते हैं। लेकिन लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जबकि रात में खिलने वाले पुष्प सफेद होते हैं तथा दिन में खिलने वाले पुष्प से अधिक सुगंधित होते हैं। यानी रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं, जबकि सुगंधित और सफेद होते हैं। जबकि दिन में जो फूल खिलता है वह रंग बिरंग का होता है तथा कैसा होता है? रंग बिरंग का होता है तथा कम सुगंधित होता है, क्योंकि इसका मुख्य काम होता है कीटों को आकर्षित करना। तो दिन में कीट इसको देखकर आसानी से इसके पास चले आएंगे, लेकिन रात में कीट रंग बिरंग नहीं देख पाएंगे, सफेद को देखकर उसके पास आएंगे और ज्यादा सुगंधित होगा तो सुगंध को सूंघकर उसके पास चले आते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, जबकि रात में खिलने वाले पुष्प सफेद होते हैं तथा दिन में खिलने वाले पुष्प से अधिक सुगंधित होते हैं। नोट में, इसका प्रमुख कार्य कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना होता है। यानी इसका मुख्य काम यही होता है कि कीट को आकर्षित करे अपने तरफ। किस लिए?
परागण के लिए, यानी परागण के लिए यही चीज आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज। ये जो दलपुंज है रंग बिरंग के देख कर कीट इसके पास चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्रम पढ़ते हैं जिसका नाम है पुमंग और जयांग। महादलपुंज, दलपुंज पढ़ लिए, ये क्या थे? सहायक अंग था। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? पुमंग के बारे में और जयांग के बारे में। पुमंग देखिए, पुमंग क्या है? पुमंग पुंकेसर से मिलकर बनता है, यानी पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग किससे मिलकर बनते हैं? पुमंग पुंकेसर से मिलकर बनते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 2 3, ये क्या है? ये है पुंकेसर, और पुंकेसर के पूरे समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। देखिए यह पहला चक्र हो गया, यह दूसरा चक्र हो गया, लेकिन इसके जब अंदर हम देखेंगे तो क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि पाए जाते हैं पुंकेसर। देखिए ये पुंकेसर है, 1 2 5 पाए जाते हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, ये पुंकेसर है। देखिए ये पुंकेसर है इसका, यानी पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का यह नर जननांग होता है, यानी पुष्प का यह तीसरा चक्र होता है और नर जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, यानी इसके हम 3 भाग के बारे में देखेंगे कि इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे पूतंतु, योजी, परागकोश। पूतंतु को फिलामेंट कहते हैं, योजी यानी कनेक्टिव, और परागकोश को एंथर कहते हैं। और इसी के अंदर परागकण होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं? जो कि जो ये वर्तिकाग्र है यहाँ पहुँचते हैं और फिर से इसका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जयांग के बारे में। जयांग को गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जयांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प का चौथा चक्र यानी सबसे अंदर का भाग होता है। जयांग के बारे में हम देखेंगे कि जयांग क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। देखिए यह एक पुष्प है। अब पुष्प में हम देख रहे हैं इस सबसे अंदर क्या पाया जाता है? जयांग पाया जाता है। देखिए यह हम दूसरे चक्र को निकाल दिए, यानी यह क्या है? दलपुंज है। अब देखिए पहला चक्र ये था महादलपुंज, ये दलपुंज है, और इसी में जुड़े हुए थे क्या? पुमंग। और पुमंग के बारे में ये है, ये देखिए टूट गया, ये है जयांग। अब जयांग के देखिए ये ओवरी इसी में रह गया, यानी अंडाशय इसी में रह गया। आप लोग देख पा रहे होंगे ये अंडाशय यह है, और यह इसके 3 भाग ये बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। यानी अंडाशय ये वाला है, वर्तिका ये है, और वर्तिकाग्र ये है। यही चिपचिपा होता है। इसी में क्या होते हैं कि इसी में जो इसमें परागकोश में पराग कण होते हैं, तो कीटों जब कीट आकर इस पर बैठते हैं, कीट जैसे ही आकर इस पर बैठेंगे तो उसके शरीर में परागकण लग जाएगा। परागकण जैसे ही आकर फिर से कीट यहाँ आएंगे तो इसमें चिपक जाएगा क्या? परागकण, और इसी ट्यूब के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएगा क्या? इसी ट्यूब के माध्यम से एंथर, यानी एंथर नहीं, परागकण पोलन ग्रंथ पहुंच जाएगा अंदर। इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये इसमें फल और बीज लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग है, यानी यह मादा जनांग है। ये क्या था? नर जननांग, और यह मादा जननांग। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग के बारे में हम लोग देखे थे।
इसके कौन कौन से भाग होते हैं? इसके एक भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं इसको। पुष्प का महत्व यानी पुष्प का महत्व एक पौधों में क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, या आखिर पुष्प क्या करता है। देखिए, आवृतबीजी पौधों में, पादपों में पुष्प एक लैंगिक जनन अंग है। हम बताएं कि कैसे लैंगिक जनन अंग है, क्योंकि प्रजनन में यही भाग लेता है। इसमें नर और मादा भाग पाए जाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग ले रहे थे। जैसे हम बता रहे थे आप लोग को किसके बारे में, पुमंग और जयांग के बारे में। कैसे पुमंग जयांग से पुमंग में जो पुमंग के एक भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के ये 3 भाग होते हैं। और जब परागपुष्प में परागकण होते हैं, परागकण कहाँ जाता है, परागकण यह नर युग्मक है, और जो ओवरी में अंडाशय है, अंडाशय में जो एग है वह मादा युग्मक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है और पौधों में बीज और फल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अतः जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें प्रजनन के फलस्वरूप बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है। जैसे आप लोग को दिखला पा रहे हैं, ये देखिए, यही बीज बनना है इसमें, यानी इसमें परागण की क्रिया हो चुका है और इसमें बीज बनना स्टार्ट हो गया। देखिए ये बीज ऐसे ही बनता है, ये बीज है किसका, कनैल का, ये बीज है, बीज बनता है। बीज से पुनः नए पौधे उगते हैं तथा उस पौधों में भी प्रजनन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। उससे क्या होता है, बीज बनता है, और बीज से, बीज को यदि ये परिपक्व हो जाएगा, गिरेगा, तो इससे फिर से क्या होगा, इस बीज से ऐसे ही नए पौधे क्या होंगे, उगने लगते हैं। ठीक है ना। तथा उस पौधों में भी प्रजनन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस पौधों में भी प्रजनन की जो क्रियाएं हैं, जैसे इसमें बीज हुआ, फिर से बोएंगे, ये उगेगा, उगने के बाद से इसमें निरंतर ये बड़ा होगा, इसमें भी पुष्प लगेगा, और ऐसे ही निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती हैं। इसलिए सभी जीवों को धरती पर अपनी अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यानी इसीलिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है अपने प्रजाति के जीव को बनाए रखने के लिए। अतः जिस जीव में प्रजनन नहीं होगा उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में डिटेल्स समझ लिए। थोड़ा सा एक चीज आप लोग को हम बता दें कि देखिए, ये कैलिक्स है, ये कोरोला। कैलिक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एंड्रोसियम को ए से और गाइनोसियम को जी से। यहाँ देख रहे हैं सी से ए भी स्टार्ट है, सी से ए भी स्टार्ट है, इसीलिए इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पौधों के पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है। इसी तरह हम आसान भाषा में आप लोग को समझाएंगे कि पौधों के जो पुष्प होते हैं, पुष्प के पुष्प सूत्र किस तरह से लिखा जाता है। धन्यवाद।